कांशीराम ने पहले आरपीआई को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद 6 साल बाद 1965 में साहब कांशीराम ने आरपीआई को ज्वाइन किया। 71 में साहब कांशीराम आउट हो गए, संबंध विच्छेद हो गया। बैठ जाओ, 2 मिनट की बात है, ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो लेकिन साहब कांशीराम उसके बावजूद भी आरपीआई के पक्ष में काम करते रहे। संबंध विच्छेद होने के बाद भी मुझको जानकारी मिली, उन्होंने एक ऑफिस पीछे बनाया, जैसा भी जो भी कुछ था उन्होंने प्रयास किया कि आरपीआई बच जाए, किसी भी तरीके से बच जाए। लेकिन देखते देखते ऐसा हुआ कि आरपीआई 1981-82 में जाकर के बहुत कमजोर पोजीशन में पहुंच गए। लेकिन साहब कांशीराम ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर आरपीआई कमजोर होती है तो उसमें कहीं कांशीराम का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, आप ये सभी कुछ साथी हमारे अंदर सवाल कर रहे होंगे कि क्या जयप्रकाश भी पीएसपी के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है? ऐसा नहीं है। क्या साहब कांशीराम ने आरपीआई को खत्म होने का इंतजार किया होगा? क्या साहब कांशीराम ने आरपीआई को खत्म करना चाहा होगा? क्यों साहब नहीं चाहा हो? साहब कांशीराम जैसे पवित्र व्यक्ति नहीं चाह सकते। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये चाहत है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रकार से ये पीएसपी बच जाए, ये मूवमेंट बच जाए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारी चाहत है। लेकिन सम्मानित साथियों, जब आखिर में बात बहुत कमजोर हो गई तो फिर समाज के लोगों ने खुद कहा कि साहब कांशीराम, इस अब कारोबार को आप आगे लेकर के चलो और हम आपके साथ हैं। तो जिन लोगों ने आरपीआई को नुकसान पहुंचाने का काम किया वो सभी लोग खत्म हो गए और साहब कांशीराम ने आरपीआई को बचाने का काम किया। साहब कांशीराम को समाज ने अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि बुद्ध ने कहा है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे ये मूवमेंट, ये पार्टी, मतलब ये पार्टी बच जाए। अब आपका सवाल खड़ा हो सकता है, तो क्या जयप्रकाश अगर पीएसपी इसी प्रकार से नीचे चली गई तो क्या आप आगे चल के पार्टी बनाओगे? ये सवाल बनता है। आप एग्जाम्पल दे रहे हो साहब कांशीराम का, आप ये बता रहे हो कि जैसे साहब कांशीराम ने इंतजार किया और उसके बाद फिर बात नहीं बन पाई तो फिर आप भी ऐसा करेंगे। तो इस बात पर दोनों में अंतर रहेगा थोड़ा सा। वो परिस्थिति और थी, वो साहब कांशीराम जानते होंगे। मैं आखिर में अपनी बात को ये कह करके समाप्ति की तरफ लेकर के जाऊंगा कि इस मूवमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, ये मूवमेंट से संबंधित समाज अब 2 चीज के बगैर जीवित नहीं रह सकता। एक, इसको अपने मूवमेंट का एक लीडर चाहिए। नंबर 2, इसको सत्ता भी चाहिए। इसको मूवमेंट की सत्ता भी चाहिए, जैसे कटारिया साहब। तो सत्ता के लिए ये प्रयासरत रहेगा और उसके लिए ये इस मूवमेंट के लिए एक किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश करेगा। उसके लिए मेरा ये कहना है कि भाई अगर बहन जी किसी ए नाम के व्यक्ति, हालांकि ए ही आ रहा है, उसमें भी ए ही आ रहा है, वहां तो डबल है। अगर ए नाम के व्यक्ति को अपना बागडोर देती है इस मूवमेंट की और ए नाम के व्यक्ति इस बागडोर को, कारोबार को आगे बढ़ाने जाते हैं, तो मैं उनकी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। मैं गलत कहा हूं, मुझे बता करके जाना आप लोग। आज आपकी हमारी मन की बात नहीं, दर्द भरी बातें होंगी। सब चीज का आपका यहाँ पे इंतजाम रहेगा, पानी भी अभी आपके लिए आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ। मेरा 60 साल का सफर बीएसपी के बाहर रहकर के जो मैंने तय किया, इसमें मैं मूवमेंट के खिलाफ कहीं गया हूं, मुझे ये बता करके जाए। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पीछे वाला आप जो पूछना चाहेंगे मैं उसको भी बताऊंगा। मैं ए नाम के व्यक्ति
व्यक्ति को अगर बागडोर मिलती है, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए दो लोग तय करेंगे कि इस मूवमेंट को कौन लेकर के चलेगा। एक बहन जी के हाथ में है कि वो इस मूवमेंट का मुखिया किसको अनाउंस करें, और दूसरा मतलब सक्सेसर काम लेके चलने वाला मुखिया गलतनाम हो जाएगा, दूसरा समाज तय करेगा। मैंने कहा अगर ए नाम का व्यक्ति इस काम को आगे लेकर के जाता है, मैं उसके भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य मूवमेंट के आगे बढ़ने से है, इस बात से नहीं है कि जे नाम का व्यक्ति ही इस नाम को आगे लेकर के चले। अगर सी नाम का व्यक्ति इस कारोबार को आगे लेकर के चलता है, समाज उसका साथ देता है, मैं ओपनली आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं उसकी भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वो काम आगे बढ़ना चाहिए जो महापुरुष हमारे कंधे पे छोड़ करके गए। अगर बी नाम का व्यक्ति कोई बीच में आता है, कोई बी नाम का व्यक्ति कोई तीसरा आता है, मैं उसका भी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ए बी सी और एक्स वाई जेड अगर कोई ऐसा लगे आपको कि भाई इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सुटेबिलिटी नहीं है उनकी, तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि जे नाम के व्यक्ति को एक बार आप लोग जरूर मौका दें, पहले औरों को आजमाएं। ये मीटिंग हो सकता है हमारे बड़े नेताओं के पास जा रही हो, मेरा उद्देश्य ये है कि ये काम आगे बढ़े, क्या हम इस काम को पीछे जाने दें, ये उचित नहीं है। हमने अपने पंपलेट में लिखा ये पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है, ये पीढ़ी कारोबार को लेकर के पीछे चली गई। जैसा माने साहब ने कहा कि कम से कम आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत जाने देना। मैं आपको विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से महाराष्ट्र के साथियों को कि हम किसी भी कीमत पे इस कारोबार को पीछे नहीं जाने देंगे। अगर साहब काशीराम ने हमको सीएम दिया है तो हम पीएम देने का पूरा प्रयास करेंगे, इससे पहले हम बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि मैं बसपा से 7 साल से बाहर हूं। बहुत से लोग सोचते हैं जयप्रकाश को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। सी नाम के व्यक्ति ने पार्टी बनाई, वो आगे चले गए, वो मुझे बीच में मिले थे एक रास्ते में एक जगह पर। मैंने उनसे कहा भाई तुम इस काम को आगे बढ़ा लो, मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। तो सम्मानित साथियों, वो सोचते हैं कि जयप्रकाश अपनी पार्टी बनाए। मेरा ऐसा मानना है साहब काशीराम को हम स्टडी करते हैं, पार्टी बनाना इतना जरूरी नहीं है, इस मिशन को बचा करके सेफ जोन में ले जाना जितना जरूरी है। ये पार्टी इसीलिए हमारी कमजोर हो गई, हम मूवमेंट से मुंह मोड़ गए। हमको मूवमेंट से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से तैयार करना होगा। इसलिए हम मौका देते हैं, हम खुला छोड़ते हैं, ऐसे लेकर के सभी प्रकार के लोगों को हम मौका देते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हो तो आप दो, आप राजनीति चलाओ। हम बाबा साहब फूले का साहू का साहब काशीराम का मिशन चलाने के लिए हम पीछे से तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये जल्दी ऐसे ये पार्टी बनाएगा। अभी एक मैसेज भी डिलीवर कर दिया गया है अभी 2 दिन पहले कि जयप्रकाश कांग्रेस के हाथों बिक गया है। मैंने वो बच्चे घबरा गए, मैंने कहा तुम क्यों घबरा गए, मैं तो 7 साल से झेल रहा हूं, ये झेलना पड़ेगा आप लोग। मैं 1-1 रुपया आप लोगों से मांग करके लाया हूं और आपका पैसा आपको खर्च होता हुआ दिखाई देगा। मैं मच्छर काटने वाले कमरे में रह रहा हूं 200-400 रुपए के, और लोग कह रहे हैं कि जयप्रकाश कांग्रेस के हाथों बिक गया, उसके पास बहुत मोटा पैसा आ गया। तो सम्मानित साथियों, कोई ऐसी बात नहीं है, इनसे भी हमको नहीं घबराना। कोई कहता है कि बीजेपी के हाथों में चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है, समाज पर विश्वास है और समय की नजाकत को समझते हुए मैं फ्यूचर के आधार पे कह सकता हूं कि मुझे इस बात का भरोसा है कि ये समाज अपने मूवमेंट के लिए सही निर्णय
एक दिन जरूर लेगा, इस बात का मुझे विश्वास है इस समाज के ऊपर सम्मानित है। इसलिए मैं प्रयासरत हूँ, मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई कहीं भी जाकर के एक बार आप मुझे मौका दे दो, उसके बाद आप मैं रिजल्ट ना दे पाऊँ। मैं तो हरियाणा राजस्थान में रहा, वहाँ पे 6 विधायक भी जीते। इसी प्रकार से हम लोग साहब तोमर साहब ने जब उसको पहली बार एक उसके रूप में पेश किया था हापुड़ विधानसभा में, पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं, तोमर साहब मंच पे आकर के बताएंगे। इन्होंने साहब ने ये कहा था कि जयप्रकाश ऐसा तू क्या करता है कि तू जाट समाज के लोगों की मीटिंग करा देता है, सैनिक समाज के लोगों की मीटिंग करा देता है, और मुस्लिम समाज के लोगों की मीटिंग करा देता है, वाल्मीकि समाज की मीटिंग करा देता है। तो इस साहब ने मुझको बताया कि भाई आपके अंदर कोई गुण है जो आप सभी बिरादरियों में अपना जो स्थान बना करके मीटिंग करा देते हैं। तो मैं तो इसी प्रकार से तैयार हुआ है, एक बार हमको मौका दिया जाए, पूरे देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करेंगे और इस मूवमेंट के पक्ष में हम तैयार करके इसका कारवा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आखिर में कंक्लूड करना चाहता हूँ, सभी साथी मेरी बात को समझ गए होंगे, अब बात रखने में बड़ा मजा आएगा सभी साथी।